वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब ने अपना 8वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर डिजिटल दौर में प्रिंट लेकिन 8 मीडिया साल के पहले जब सामने हम आने बैठे वाली चुनौतियों विषय तो पर एक सेमिनार का बाकायदे भी इसकी एक आयोजन किया गया। बुनियाद पड़ी और इस दौरान जाने सबसे माने पहले जो पत्रकारों ने अपने हमारे विचार सदस्य थे रखे उनके और पीर साहब, पत्रकारों के साथ साथ उनको हम लोग सामाजिक किताब सरोकार से फरोख्त जुड़ी कराते हैं। शख्सियत को तो बहरहाल वो सम्मानित किया गया। देखिए न्यूज़ हमारे वर्ल्ड फॉर यू की कलब के ये सामने खास कुछ रिपोर्ट। ऐसे मसाइल और कुछ ऐसी हादसा पेश आए कि हमारे 3-4 लोग तक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमसे जुदा हो गए। तो उनकी होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो या किसी भी जबान का हो, वो सबकी खबर रखता है। और जनाब संकेत कमर आगा साहब को एक किताब पेश करें। मैं मेरा और उसके बाद मैं सुंदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और जनाब ताहिर और मैं अपने दोस्त और भाई गणेशन के बानी अकरम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ ही मैं मनोज टंडन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका नाम क्या? आपका नाम दोस्त अहमद नोमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तशरीफ आप लोगों को पेश की जाए ताकि किताबें जाए और बर्बाद नहीं रहते। डिजिटल मीडिया सामने आ जाए और आप वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे कि क्या वो वीडियो कहाँ की है और कब ली गई थी। और उस डिजिटल स्पेस में एक्सपेंशन भी बहुत हो रहा है। जैसे मेरे सामने संकेत जी बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, काफ़ी सालों से लेगेसी मीडिया का भाग रहे हैं। अब उन्होंने खुद अपना एक नया स्पेस बनाया है रेड माइक के नाम से। तो हर उसमें एक लिमिटेशन होती है। आज इतने ही कार्यक्रम दिखाए जाएंगे या आज इतने ही कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा एक विवाद खड़ा रहता है। घबराने की बात नहीं कहीं से भी। ये दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है और हर फील्ड में तरक्की हो रही है। मैं चूंकि मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखता हूं, उस हवाले से बात करूं कि बुनियादी तौर पर भरोसा जीतने की चीज होती है। जब एलोपैथी गलबा हुआ, एंटीबायोटिक्स आ गई, लगा कोई बीमारी नहीं रह गया, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लोग, इधर खाए तो ठीक हो गए। ठीक ऐसा नहीं हुआ। यह है कि जो चीज भरोसे की होती है आवाम के लिए। एक जमाना था हमारे बचपन में, कहते थे भाई कहाँ से खबर आई है? अरे मैंने बीबीसी से सुना, बीबीसी। इसका माने सही है, ऑथेंटिक न्यूज है। ये चीज बहुत अहम होती है कि हम अगर सोचते हैं कि ये दरपेश चैलेंजेस जो हैं, अब कौन पढ़ेगा अखबार, ऐसा नहीं है। आज भी लोग अखबार पढ़ते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि हाथों में खासतौर से जिस तरह से उसका प्रचार किया गया है आप सोच नहीं सकते। टीवी को दिखाने की पाबंदी, अखबारों को लिखने की पाबंदी, उसके बावजूद उनके उम्मीदवार या उनके समर्थित उम्मीदवार या उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत करके मैदान में आए। तो जब आप रोते हैं कि कोई आपका अखबार नहीं है, कोई आपका चैनल नहीं है, तब संकेत, सौरभ, रवि जैसे लोग निकल के सामने आते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपनों पे भी भरोसा करें और उन पर भी भरोसा करें। बट अभी संकेत भाई के बारे में बात हो रही थी कि ये माइनॉरिटीज के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं दूसरी तारीफ इनकी करूंगा, ये माइनॉरिटीज नहीं, ये हर एक चीज के बारे में सही बोलते हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, अगर मेरे में कोई गलती है तो मेरी भी कमी बताएं, सबकी कमी बतानी चाहिए। खतरे की जरूरत। अब ये आखिर बचाएगा कौन? इसके बारे में आगाह कौन कराएगा आवाम से? तो यकीनन मीडिया कराएगा। अब मीडिया का जाहिर बात है कि उसके अलग अलग चैलेंजेस और अलग अलग उसकी जिम्मेदारियां, लेकिन ये बात मुझे सिर्फ इसलिए कहनी थी कि आप समाज के अहम तरीन लोग हैं, इसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। कोई अलग बात है कि आप लोग जमाने के साथ नहीं चले, नहीं बदले, इसलिए आपको चैलेंजेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। हमारे जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप है वो इस पे अपने आप पे एक सेमिनार, एक वर्कशॉप करे। तो चैलेंजेस जब तक जिंदगी है, जब तक दुनिया है, चैलेंजेस रहेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक वाकया हुआ था जब कोरोना बीमारी पूरी दुनिया जूझ रही, तो उस कोरोना को एक खास कम्युनिटी से जोड़ दिया गया था।
मेरे ख्याल से उससे बदतरीन और भयानक चेहरा आपने मीडिया में कभी नहीं देखा होगा, जो पूरा हिंदुस्तान का एक बाकायदा एक बड़ा मीडिया एक मुस्लिम कम्युनिटी को तबलीग जमात के बहाने से जो उसने टारगेट किया था और जो नफरत फैलाई थी, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त को आप पूरा तसव्वुर कर। जो माहौल है ना आजकल, उसको हमें ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, उसको पॉजिटिव तरीके से भी लेना है, पॉजिटिव रखनी है हमें अपने अंदर, और अल्लाह की जात पर भरोसा रखना है। ये अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, हमें अपने आप को सही रखना है, घबराना नहीं है। बस मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ। उनके भी हालात इतनी कम सैलरीज में वो लोग काम कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, रातों दिन उनको काम करना पड़ता है। मोहम्मद साहब ने बताया, खुद एक जर्नलिस्ट है और कितनी स्टोरीज उनको फाइल करनी पड़ती हैं। कोई ट्रस्ट नहीं, कोई इस किस्म के इदारा नहीं कि जो उनको फंड कर सके या एक अच्छा अखबार में कर सके। दिल्ली इतना बड़ा शहर है जहाँ से अखबार के सिलसिले शुरू हुए। पहले पोस्टर निकलते थे, बाद में अखबार बना, कंपटीशन होता था, उसका जवाब आता था, 2-3 अलग अलग पोस्टर्स होते थे। इस तरह से यहाँ पे काम शुरू हुआ था और एक ज़माना वो आया कि उर्दू जर्नलिज्म बेइंतहा मैच्योर हो गई थी। बड़े अच्छे अखबार थे यहाँ से, और कुछ अखबार यहाँ से पाकिस्तान चले गए क्योंकि पार्टीशन हो गया, तो अखबार का भी पार्टीशन हो गया, वो भी चले गए। अपनी आवाज़ उसी के पैसे से नेशनल हेराल्ड भी चलता था। नेशनल हेराल्ड की सेल बहुत कम थी और उर्दू की बहुत ज़्यादा थी। बड़ा दौर था, प्रॉब्लम आ रही है। उर्दू अखबार को या लैंग्वेज पेपर को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एडवर्टीजमेंट की भी कमी है क्योंकि सर्कुलेशन कम है, तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं मिलते। एडवर्टीजमेंट मिलते भी हैं तो वो बहुत, उसमें रकम बहुत कम मिलती है, तो इसलिए अखबार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमारी कम्युनिटी के साथ है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में अभी डेमोक्रेसी को हम समझ नहीं पाए, और मीडिया पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। और अगर आप, हमारे यहाँ तो आज़ादी है, फ्रीडम है, बहुत अच्छे अखबार हैं, हम लोग जानते भी हैं डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी न्यूज़ को भी जानते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाइए, हमारे पड़ोसी देश में या आप किसी अरब देश में, वहाँ तो अजीब ही हालत है अखबारों की, और अखबार नवीसों की, अखबार लिखने वालों की, जर्नलिस्टों की बहुत बुरी हालत है। वही खबर छप सकती है जो वहाँ के हुक्मरान चाहते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी खबर आप वहाँ पर नहीं लिख सकते। हम लोगों को सबको मिलकर काम करना चाहिए कि हम जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो इंशाल्लाह जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुश्वारियां आ रही हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो या प्रिंट मीडिया में काम करने वाले हों, उनको हम सब मिलकर जो है दूर किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा हम लोगों को एक, जो अभी कहा कि एक ट्रस्ट या वो बनाई जाए, तो इस तरह का कोई एक काम किया जाए और उसमें मिलकर सब लोग काम करें। बहुत बढ़िया। एक सेकंड। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं अपने मेहमानों से बताना चाहता हूं कि हाशमी दवाखाना, ताज दवाखाना, अयाज परफ्यूमर, ये वो लोग हैं जो हमेशा जो है विज्ञापनों के माध्यम से, खास तौर से आज भी प्रिंट मीडिया की बड़ी मदद कर रहे हैं। कोई भी उर्दू का, हिंदी का अखबार प्रिंट में छपने वाला, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, इनके विज्ञापन आप जरूर देखेंगे। जो आपका भी आगे रहना जरूरी है। तीसरा अवार्ड सलीम सिद्दीकी साहब की तरफ मंसूब है, हम सब के सीनियर। सैयद साहब आप भी आए प्लीज, फ्रेम अच्छा बनेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। बोल भाई। कर जाए। अरे बहुत लोगों के लिए काम करते हैं। जोरदार तालियों से आप इसका स्वागत करें, इस्तेमाल करें। एक और अवार्ड हकीम अब्दुल हमीद लाइफ टाइम मशीन का, क्या तशरीफ आगे ले आए साहब प्लीज। अरे सर एक मिनट रुकिएगा, का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है सर। और साहिबानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको सम्मान करें। मौजूद थे
ये अवार्ड उन्हीं की तरफ मंसूब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरफ। रईस अहमद हैं, इनकलाब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और सभी हिम्मतदार फाउंडेशन के कौमी सदर हसनैन अखबार साहब आए हुए हैं, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। हसनैन अख्तर साहब हैं, अनीस साहब हैं, अलीमुद्दीन असदी साहब, आपका नाम पहले ही लिया जा चुका है सर, मैं माफी गुस्ताखी नहीं कर सकता आपकी शान में। फैज मोहम्मद खान साहब हैं, मोहम्मद तकी साहब हैं, डॉक्टर सगीर साहब हैं, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का उल्लेख यहाँ पर सब लोगों ने किया है, उसके बारे में बात की है। ट्रस्ट हो, पैसे की किल्लत, नई तकनीक जो आ रही है उससे जो चुनौतियां हैं, ये सारी चीजों इन पे चर्चा हो चुकी है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक तो एग्जिस्टेंशियल चैलेंज प्रिंट मीडिया के लिए एक चुनौती ये है कि वजूद कैसे बचाएं, इसी को एग्जिस्टेंशियल चैलेंज कहते हैं, जो कि पत्रकारों को भी होता है, हमको भी हुआ, जिस वजह से वक्त वक्त पर हमने अपनी अव्वल तो नौकरी बदली और उसके बाद फिर टीवी को ही अलविदा कह दिया। तो ये एग्जिस्टेंशियल चैलेंज, मेरा ये मानना है, इससे पहले कि आपके सिर पर आकर के गिर जाए और तब आपको कोई फैसला लेना पड़े, जैसे कि हिंदुस्तान में खास तौर से आर्थिक मुद्दों पर ये हमारी हस्ती रही है कि हम लोगों के सिर पे जब चुनौती आ जाती है उसके बाद हम कोई फैसला लेते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बोला था, वी आर अ डेमोक्रेसी बट वी आर अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड डेमोक्रेसी। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो ऐसे मेरे दिमाग में घर कर गया है कि मैं अपने आप को हमेशा वो बात याद दिलाता हूँ। वो कहते हैं क्राइसिस कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड लाइक नथिंग एल्स। और ये सच है, आप देखिए जब बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ जाएगी, जब एकदम सिर पे ही आ जाएगी, तब हम लोगों को होश आता है कि अरे चलो अब ये किया जाए। हम तब तक टालते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया जगत में भी बहुत सारे लोगों ने जब ये इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी कितनी सारी चुनौतियां हैं, तो जब वो चुनौतियां आनी शुरू हो रही थी तब बहुत सारे लोग टालते रहे, पुराने ढर्रे पर चलते रहे। तो इस वजह से अब आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपके साथ भी वही हुआ है कि जैसे भारत की इकोनॉमी के साथ हुआ था सन 91 में, जब और कोई नौबत नहीं बची, जब और कुछ नहीं बचा, तब आपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और उसके बाद से हम लोग कहां पहुंचे हैं आप वो देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तशरीफ लाएं। अलीमुद्दीन असदी साहब सम्मान कर रहे हैं, आप तालियां बजाएं। संकेत भाई अलीमुद्दीन असदी साहब इंतहाई बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग साहब। गयूर अहमद साहब से रिक्वेस्ट है कि आप तशरीफ लाएं। रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप भी आ जाएं। अरे रुकिए। डॉक्टर साहब आपका मैडम इधर साथ में जाइए, हाथ लगा दीजिए। मिलन हो रहा है और मिलन वैसे भी बहुत ज्यादा उनका और अपनी दोनों बहनों का और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया।